Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about regulation of cell cycle. बच्चों सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें हमने सेल साइकिल बहुत ही अच्छे से इन डिटेल देखा था G1 S एंड G2 फेज़ और कब हमारा सेल G0 स्टेज में चला जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप सेल साइकिल का टॉपिक उठाइए तो पार्ट 1 पहले देखिए, देन पार्ट 2 देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल और ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम ऑलरेडी सेल साइकिल G1 S एंड G2 फेज़, थोड़ा सा M फेज़ का भी इंट्रोडक्शन हमने उसमें दे दिया था, वो देख चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल एक ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, हमने पहले भी देखा है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। अगर क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल आए तो आप इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, और अगर फुल लेंथ क्वेश्चन आए सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन तब फिर आपको क्या क्या लिखना है वो मैं बाद में आपको बताऊँगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल इज़ एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीज़न। वो सेल ग्रोथ और सेल डिवीज़न मिलके एक सेल साइकिल कंप्लीट करता है। दैट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम 1 पेरेंट सेल्स, और उसके बाद 2 डॉटर सेल बनते हैं एक पेरेंट सेल से। ठीक है, सेल साइकिल डज नॉट अकर इन अनचेक्ड मैनर, और ये सेल साइकिल अनचेक्ड मैनर में नहीं हो सकता है, इसको चेक करना पड़ता है। ठीक है, सेल साइकिल डज नॉट अकर इन अनचेक्ड मैनर। द प्रिपरेशंस ऑफ द सेल आर चेक्ड बाय रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स, और जो सेल का प्रिपरेशन है वो चेक किया जाता है किसके थ्रू, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के थ्रू। कोई भी सेल साइकिल अनकंट्रोल वे में अगर बार बार डिवीज़न करता ही चला जाएगा तो वो सेल कैंसरस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। इस वजह से उसको टाइम टू टाइम चेक करना पड़ता है कि नहीं अब तुम डिवाइड करना बंद करो, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। देर आर 2 मैकेनिज्म्स टू रेगुलेट सेल साइकिल चेक पॉइंट एंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। 2 मैकेनिज्म होता है इसको रेगुलेट करने का। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक है आपका सेल साइकिल चेक पॉइंट जो टाइम टू टाइम चेक करता है कि हाँ सारा, अगर G1 फेज़ में है तो वो सब कुछ चेक करता है कि S फेज़ में जाने के लिए सारा प्रिपरेशन हो चुका है कि नहीं। उसके बाद जब S फेज़ में जाता है तब वो G2 फेज़ में जाने के लिए देखता है कि नहीं सारा कुछ सब कुछ सही है कि नहीं, DNA जो हमारा S फेज़ में रेप्लिकेट हुआ है, डुप्लीकेट हुआ है, वो सही से डुप्लीकेट हुआ है कि नहीं, कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, ये सारा कुछ चेक पॉइंट चेक करता है। ठीक है, तो एक है सेल साइकिल चेक पॉइंट और दूसरा है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक सेल साइकिल चेक पॉइंट और एक है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। तो पहले हम देखेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या होता है देखिए, तो सेल साइकिल चेक पॉइंट, डॉटर सेल्स मस्ट बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल। हमें पता है जो डॉटर सेल्स होता है, जो बच्चे आप देख के कहते हैं अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा के जैसे मिलता है, अरे ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे दिखता है, तो डॉटर सेल्स मस्ट बी एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल्स और एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स ऑफ पेरेंट सेल्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक्स इन द डुप्लीकेशन, कोई मिस्टेक, अगर मिस्टेक्स इन द डुप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोजोम कैन लेड टू म्यूटेशंस, और अगर इस डुप्लीकेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो वो क्या करता है, म्यूटेशन काउज कर सकता है। तो दैट मे बी, और ये म्यूटेशन दैट मे बी पास्ड फॉरवर्ड टू एंट्री एवरी न्यू सेल, ये जो मिस्टेक है, ये जो म्यूटेशन है वो पास आउट हो सकता है, फॉरवर्ड हो सकता है टू एवरी न्यू सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एबनॉर्मल सेल, दैट मे बी पास्ड फॉरवर्ड टू एवरी न्यू सेल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एबनॉर्मल सेल। जो एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट करता चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए, टू प्रिवेंट अ कॉम्प्रोमाइज सेल फ्रॉम कंटिन्यूइंग टू डिवाइड, देयर आर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म, और इस कॉम्प्रोमाइज सेल के बनने से रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है किसके पास, सेल के पास, और इसी मैकेनिज्म को कहते हैं चेक पॉइंट। ऑपरेट एट 3 मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट, कौन कौन सा, G1 S चेक पॉइंट जो कि G1 के बाद और S फेज से पहले होता है, G2 M चेक पॉइंट जो कि G2 के एंड में और M से पहले होता है, और APC और C चेक पॉइंट, एनाफेज प्रमोटिंग सेल कहते हैं इसको, APC का फुल फॉर्म, और M चेक पॉइंट और माइटोटिक चेक पॉइंट। तो ये 3 तरह के चेक पॉइंट होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देती हूँ।
तो ये चेक पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है डॉटर सेल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल होता है। तो कोई भी मिस्टेक अगर इस डॉटर सेल में हो जाए तो वो जनरेशन बाय जनरेशन पास आउट होता चला जाएगा। तो इस मिस्टेक से बचने के लिए क्या होता है, ये चेक पॉइंट ऑपरेट होते हैं। कौन कौन से? G1S, G2M एंड APC-C चेक पॉइंट। मेन यही इंट्रोडक्शन है किसके बारे में? तो सेल साइकिल चेक पॉइंट। अगर आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ दे कि सेल साइकिल चेक पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो आप ये इंट्रोडक्शन आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद किस फेज़ में क्या होता है वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। वैसे मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट डाल चुकी हूँ किस चेक पॉइंट में क्या काम होता है इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा मैकेनिज्म क्या होता है? रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। ये तो हमने चेक पॉइंट देखा। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल क्या करता है? ये भी रेगुलेट करता है सेल साइकिल को। कैसे करता है आइए देखते हैं। इन एडिशन टू इंटरनली कंट्रोल चेक पॉइंट, 2 इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल्स रेगुलेट सेल साइकिल। 2 इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं चेक पॉइंट के अलावा, ठीक है। दीज रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स आइदर प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ द सेल, या तो वो प्रमोट करते हैं सेल साइकिल को टू नेक्स्ट फेज जाने में, और हॉल्ट द सेल साइकिल, या फिर रोक देते हैं सेल साइकिल को, नहीं रुक जाओ अब तुमको डिवाइड नहीं करना है। तो ये प्रमोशन जो होता है, जो प्रमोट करता है उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेगुलेशन। और जो हॉल्ट करता है उसको क्या कहते हैं? निगेटिव रेगुलेशन। दोनों का काम रेगुलेशन ही होता है, लेकिन जो सेल साइकिल को प्रमोट करता है कि नहीं अब तुमको प्रोग्रेशन में जाना है, उसको कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। और जो नहीं जाने देता है, रोकता है, उसको क्या कहते हैं? निगेटिव रेगुलेशन, जो हॉल्ट करता है। अब प्रमोशन में भी, पॉजिटिव रेगुलेशन में भी 2 ग्रुप आता है प्रोटीन का। कौन कौन सा? साइक्लिन एंड CDK। और निगेटिव रेगुलेशन में जो बहुत सा, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जो मेन एग्जाम्पल होता है वो होता है बेस्ट निगेटिव रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स आर रेटिनोब्लास्टोमा एंड P53, ठीक है। तो सेल साइकिल रेगुलेशन कैसे कैसे रेगुलेट होते हैं, तो ये छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल का। देन 2 मैकेनिज्म होता है, एक सेल साइकिल चेक पॉइंट और एक होता है रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। दोनों का काम रेगुलेशन ही होता है। सेल साइकिल चेक पॉइंट में G1S, G2M और APC-C और M चेक पॉइंट होता है। और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल में एक प्रमोट, सेल साइकिल को प्रमोट करता है, दूसरा हॉल्ट करता है। प्रमोट करने वाले को पॉजिटिव रेगुलेशन करते हैं और रोकने वाले को, हॉल्ट करने वाले को निगेटिव रेगुलेशन करते हैं। अगर एनालॉजी की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल में जो प्रमोट करता है, आपके दादा दादी आपको हमेशा प्रमोट करते हैं, आपको कहते हैं नहीं नहीं, बहुत दुलार मलार से आपको रखते हैं, आपको कहते हैं चलो थोड़ा शैतानी भी कर रहा है कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ने दो। तो उसको वो भी हालांकि आपको वो रेगुलेट ही करते हैं, लेकिन वो आपको प्रमोट करते हैं। दूसरा हॉल्ट में आप निगेटिव रेगुलेशन में, ये हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन, ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स आपके। हॉल्ट में निगेटिव रेगुलेशन, पापा आपको रोकते हैं, जिसका एग्जांपल हमने अभी बताया P53। पापा बोलते हैं नहीं ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, तो आपको वो गलत डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं, तो वो हो गया निगेटिव रेगुलेशन। और ये सेल साइकिल चेक पॉइंट आप अपने बड़े भैया या बड़ी दीदी को मान लीजिए, वो टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कि आप सही रास्ते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ये एक छोटा सा एनालॉजी हो गया आपको समझने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए सेल साइकिल चेक पॉइंट। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स आर यूज्ड बाय द सेल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल के प्रोग्रेस को मॉनिटर और रेगुलेट करने के लिए होता है। द सेल कैन नॉट प्रोसीड टू द नेक्स्ट फेज अंटिल चेक पॉइंट रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट। कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं चेक पॉइंट्स के, जब तक वो चेक पॉइंट अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर लेता है तब तक सेल जो है नेक्स्ट फेज में नहीं इंटर करता है, ठीक है। अभी हमने देखा 3 मेन चेक पॉइंट, G1S, G2M एंड M चेक पॉइंट। तो 1 बाय 1 करके आइए देखते हैं। G1S में क्या होता है? G1S में क्या होता है? बिफोर सेल, ये कब होता है? तो बिफोर सेल इंटर्स S फेज, S फेज में जाने से पहले होता है। ये क्या चेक करता है? इंटीग्रिटी ऑफ DNA इज असेस्ड एट दिस चेक पॉइंट। ये DNA के इंटीग्रिटी को चेक करता है, क्योंकि S फेज में जाने के लिए DNA को डुप्लीकेट करना होता है, तो वो यहीं पर चेक कर लेता है DNA की इंटीग्रिटी को, ठीक है। और क्या चेक करता है? और देखिए, चेक्स फॉर सेल साइज, चूँकि G1 ग्रोथ फेज है तो वो प्रॉपर सेल इंक्रीज हुआ है कि नहीं, तो ग्रोथ हुआ है सेल में कि नहीं, वो चेक करता है। चेक फॉर न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर न्यूट्रिएंट है या नहीं। चेक्स ऑल प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर DNA डुप्लीकेशन, चूँकि S फेज में DNA का डुप्लीकेशन होता है, तो जितने भी रिक्वायरमेंट हैं वो प्रिपरेशन हुआ है कि नहीं यहाँ पर वो चेक करता है।
अगर डायग्राम की बात करें तो देखिए ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है आपका चेक पॉइंट्स का। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है G1 S चेक पॉइंट, यहाँ G1 का देखिए एंड पॉइंट है और यहाँ से आपका S फेज स्टार्ट है, यहाँ पर होता है। दूसरा G2 M चेक पॉइंट, यहाँ देखिए G2 का एंड पॉइंट है और M फेज का एंट्री पॉइंट है, और ये है M चेक पॉइंट, ये है M फेज का लास्ट पॉइंट और G1 का एंट्री पॉइंट। ठीक है, दूसरा चेक पॉइंट आ जाइए। G2 M चेक पॉइंट में क्या होता है, ये कब होता है, ये आफ्टर S फेज होता है, हमें पता है, नाम से ही पता है G2, तो S फेज क्रॉस करेगा तभी तो G2 में आएगा। प्रॉपर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन असेस्ड एट दिस चेक पॉइंट, यहाँ पर प्रॉपर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ है कि नहीं, इस चीज़ को असेस किया जाता है, आकलन किया जाता है। ठीक है, चेक्स फॉर प्रॉपर DNA रेप्लिकेशन, चेक्स फॉर ऑल प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर M फेज, M फेज के में जाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हुआ है कि नहीं, यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके बाद तीसरा है M चेक पॉइंट, ये कब होता है, ड्यूरिंग माइटोसिस होता है। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ईच काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर इज असेस्ड एट दिस चेक पॉइंट, तो यहाँ पर वो देखता है कि अच्छे से अटैचमेंट, यहाँ अगर देखिए सपोज कीजिए ये सेल है और यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम अटैच होता है, और देखिए यहाँ पर मैं बता रही हूँ, एक बार क्रोमोसोम वाला जो आपका लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा तो और भी अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। ये सपोज कीजिए अगर क्रोमोसोम है तो यहाँ पर ये क्रोमेटिड है, तो यहीं पर आपको काइनेटोकोर पाया जाता है। ठीक है, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं, तो वो यहाँ पर चेक करता है। अटैचमेंट ऑफ ईच काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर इज असेस्ड एट दिस चेक पॉइंट, चेक ऑल द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड टू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल, जितने भी सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो अटैच्ड हुए हैं कि नहीं स्पिंडल फाइबर से, वो यहाँ पर चेक होता है। और ये सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है किसका, चेक पॉइंट का। ठीक है, ये देखिए सेल साइकिल चेक पॉइंट आपको इन 1 पेज समरी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आइए थोड़ा सा स्टैंडर्ड डायग्राम के, आपको तो पता है कि मेरे चैनल का, मेरे कंटेंट का, मेरे नोट्स का ये स्पेशलिटी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको डायग्राम के थ्रू और फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये डायग्राम खुद में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर ये डायग्राम आप समझ जाइएगा तो ये सारे ऊपर जो पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किया वो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले ये क्या है, G1 S चेक पॉइंट, यहाँ है आपको G2 M चेक पॉइंट और यहाँ है M फेज चेक पॉइंट। तो ये देखिए G1 S चेक पॉइंट कहाँ है, यहाँ देखिए G1 के लास्ट में और S के पहले। इसमें क्या होता है, ये चेक करता है कि प्रॉपर इन्वायरमेंट है कि नहीं, सेल लार्ज इनफ टू डिवाइड, सेल इतना बड़ा हुआ है कि नहीं कि डिवाइड के लिए अब तैयार है, और DNA क्वालिटी चेक होता है। ठीक है, उसके बाद आइए S फेज, फिर ये क्रॉस करता है यहाँ से आके ऐसे S फेज क्रॉस किया। ठीक है, उसके बाद आ गया ये कहाँ, G2 फेज में। G2 फेज में भी फिर सेम ही चीज़ होता है, फर्दर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और चेक पॉइंट में वो चेक करता है DNA फुल्ली रेप्लिकेटेड है या नहीं और प्रॉपर इन्वायरमेंट है कि नहीं। अगर है तो फिर ये टिक आउट कर देता है कि आगे बढ़ो, यहाँ भी अगर सब कुछ है तो यहाँ टिक आउट कर देता है कि यहाँ आगे बढ़ो। और अब लास्ट ये कौन सा है, M फेज चेक पॉइंट। तो M फेज में क्या होता है, माइटोसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ चेक करता है क्रोमोसोम्स अटैच टू स्पिंडल, क्रोमोसोम अच्छे से स्पिंडल फाइबर पे अटैच हुआ है कि नहीं, अगर हो गया है ये भी टिक आउट कर देता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, तो G1 क्या है, ये सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फेज है। तो ये बताया मैंने, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। यहाँ देखिए G1 में आपको ये सेल दिख रहा है एक, ये, फिर उसके बाद S में आपको देखिए डुप्लीकेशन हुआ है क्रोमोसोम का, यहाँ मैंने शो किया है डुप्लीकेशन। फिर G2 में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है सेल का, और M फेज में ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर गया। तो ये आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है किसका, चेक पॉइंट्स का। आप सिर्फ अगर इस डायग्राम को अच्छे से समझ गए होंगे तो सिर्फ इस डायग्राम से भी आपका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल। ये तो हमने चेक पॉइंट देख लिया, अब आइए रेगुलेटरी मॉलिक्यूल पे। रेगुलेटरी मॉलिक्यूल क्या है, इन एडिशन टू इंटरनली कंट्रोल्ड चेक पॉइंट 2 ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रेगुलेट द सेल साइकिल। अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया 2 ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स रेगुलेट करता है, कौन कौन सा, दीज रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स आर आइदर प्रमोट द प्रोग्रेस ऑफ द सेल टू नेक्स्ट फेज और होल्ड द सेल साइकिल। मैंने एनालॉजी भी बताया, आपके ग्रैंड पेरेंट्स पॉजिटिव रेगुलेशन का काम करते हैं और आपके फादर वो निगेटिव रेगुलेशन का काम करते हैं।
तो आइए देखते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या है। टू ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड साइक्लिन्स एंड सीडीकेज आर पॉजिटिव रेगुलेटर्स, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेस ऑफ द सेल थ्रू वेरियस चेक पॉइंट्स। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेरियस चेक पॉइंट से क्रॉस करने के लिए, प्रोग्रेशन के लिए। द लेवल ऑफ साइक्लिन प्रोटीन्स, यहाँ पर जो साइक्लिन और सीडीके दो नाम हमने बताया, तो लेवल्स ऑफ साइक्लिन प्रोटीन फ्लक्चुएट थ्रू आउट द सेल साइकिल इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर। मीन्स जीवन में जो साइक्लिन काम करेगा वो एस में उसका लेवल अलग होगा, एस में जो काम करेगा वो G2 में उसका लेवल अलग होगा, वो उसका लेवल अप और डाउन होता रहता है, ठीक है, सेल फेज के हिसाब से। वाइल द लेवल ऑफ सीडीके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, इसका लेवल बिल्कुल कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द सेल साइकिल। आफ्टर द सेल मूव्स टू द नेक्स्ट फेज of the cell cycle, the cyclins that were active in the previous stage are polyubiquitinated and degraded by proteasome। ये पॉलीयूबिक्यूटिनेशन क्या होता है और डिग्रेडेशन क्या होता है? तो जीवन में जो साइक्लिन काम किया कर रहा है उसको एस साइक्लिन में नहीं जाना होता है, उसका क्या होता है, एस साइक्लिन में जाने से पहले उसका पॉलीयूबिक्यूटिनेशन होता है। उसका पॉलीयूबिक्यूटिनेशन मीन्स क्या होता है, आप एज अ लेमन समझिए कि अब तुम्हारा अंत समय हो गया, अब तुम्हें डिग्रेड होना पड़ेगा, और प्रोटियाजोम एक मैकेनिज़्म होता है, उसके थ्रू उसका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया पॉजिटिव रेगुलेशन। अब आ जाइए निगेटिव रेगुलेशन में क्या है। निगेटिव रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स स्टॉप द सेल साइकिल, सेल साइकिल को स्टॉप करता है। पॉजिटिव रेगुलेशन में ये वो सेल साइकिल को प्रोग्रेस में ले जाता है, प्रोग्रेशन करता है, और निगेटिव में स्टॉप कर देता है। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट दो मैंने यहाँ डिस्कस किया है, रेटिनोब्लास्टोमा एंड P53। बच्चों आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो उस लेवल के हिसाब से थोड़ा सा आपको लेके जाना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाऊँगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप अच्छे से ना तो समझ पाएंगे, नहीं अच्छे से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो मेरी वैसे तो फिर भी बहुत बड़ा आंसर हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि जो मेमोराइजेबल फैक्ट जिनको बहुत अच्छे से याद रहता है वो पॉइंट वाइज अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए, और जिनको नहीं याद रहता वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा और P53 क्या है, दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ट्यूमर मीन्स कैंसर को सप्रेस करने वाला जीन। आइए देखते हैं रेटिनोब्लास्टोमा क्या है, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है, प्रिवेंट करता है किसको, ट्यूमर ग्रोथ को। और P53 भी क्या है आपको, अनदर ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड P53 को गार्जियन ऑफ द जीनोम भी कहा जाता है। अभी मैंने पापा का एग्जाम्पल दी तो आप वहाँ से भी याद रख सकते हैं। P53 ऑल्सो कॉल्ड गार्जियन ऑफ द जीनोम। इट मेनली एक्ट्स ऑन डैमेज्ड DNA, जो डैमेज्ड DNA हो चुका है उस पर मेनली एक्ट करता है कौन, P53। और आपको रेटिनोब्लास्टोमा क्या करता है, इनहिबिट करता है सेल डिवीजन को। रेटिनोब्लास्टोमा एक्ट्स ऑन G1S चेक पॉइंट, जो G1S चेक पॉइंट है वहाँ पर रेटिनोब्लास्टोमा काम करता है। और P53 कहाँ काम करता है, जो डैमेज DNA है वहाँ पर काम करता है। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन को इन वन पे समरी एक्सप्लेन किया है थ्योरेटिकली रेगुलेटरी मॉलिक्यूल के बारे में। अब आ जाइए थोड़ा सा पॉजिटिव रेगुलेटर्स का और थोड़ा सा नेगेटिव रेगुलेशन का डिटेल देखते हैं। पॉजिटिव रेगुलेटर्स क्या है, तो पॉजिटिव रेगुलेटर्स ऑफ सेल साइकिल हम देखेंगे। इसमें देर आर टू क्लासेस ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स दैट डिटरमिन द सेल्स प्रॉपर प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल, जो कि डिटरमिन करता है प्रोग्रेशन को, सेल्स प्रॉपर प्रोग्रेस में है या नहीं है। ये कौन कौन सा है, तो पहला है साइक्लिन और दूसरा है सीडीके। साइक्लिन क्या होता है, रेगुलेटरी सब यूनिट है। दे अंडरगो अ साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ ईच साइकिल। अभी हमने बताया जीवन साइक्लिन जो काम करेगा वो एस में जाके नहीं काम करता है, उसको पॉलीयूबिक्यूटिनेट होना पड़ता है, डिग्रेड होना पड़ता है। तो इस वजह से इसका लेवल अप डाउन होता रहता है और इसका सिंथेसिस और डिग्रेडेशन भी होता रहता है। देयर आर 4 साइक्लिन्स विच कॉन्सेंट्रेशंस कंट्रोल द सेल साइकिल, उसका कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल करता है सेल साइकिल को। कौन कौन सा, तो G1 साइक्लिन, G1S साइक्लिन, S साइक्लिन एंड M साइक्लिन, ठीक है। इसमें साइक्लिन डी आता है, साइक्लिन ई आता है, साइक्लिन ए और साइक्लिन बी, ये चारों साइक्लिन है, ठीक है। और सीडीके क्या होता है, तो सीडीके आपका ये साइक्लिन आपको रेगुलेटरी सब यूनिट है, और सीडीके क्या है आपका कैटालिटिक सब यूनिट, एक्ट्स एज प्रोटीन काइनेज। सीडीके लेवल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग सेल साइकिल, मैंने पहले भी बताया।
CDK also constitute a family of functionally related protein kinases। और स्ट्रक्चर की बात करें तो ये अगर CDK है तो CDK का अपना अकेला कोई अस्तित्व रहता नहीं है। जब भी उसके साथ साइक्लिन इस तरह से अटैच्ड होता है तभी ही वो काम कर पाता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। CDK अकेले काम नहीं कर सकता, वो साइक्लिन के साथ ही काम करता है। तो ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज भी 4 तरह का हमें देखना है, CDK4/6, CDK2, CDK1/2 एंड CDK1। तो CDK4/6 कहाँ काम करता है? साइक्लिन D पर। देखिए CDK2 कहाँ काम करता है? साइक्लिन E पर। CDK1/2 कहाँ काम कर रहा है? साइक्लिन A पर। और ये CDK1 अगेन साइक्लिन B पर। और यहाँ से G1 साइक्लिन, G1 S साइक्लिन, S साइक्लिन और M साइक्लिन। ठीक है, इसका भी देखिए डायग्राम, यहाँ देखिए ये है आपको G1 साइक्लिन। इसमें कौन काम कर रहा है? साइक्लिन D काम कर रहा है और CDK4/6 काम कर रहा है। G1 इंड हो रहा है, वहाँ पर आपको साइक्लिन E काम कर रहा है, CDK2 काम कर रहा है। S साइक्लिन में साइक्लिन A और CDK21 काम कर रहा है। G2 में कोई नहीं है। M में आपको साइक्लिन B और CDK1 काम कर रहा है। ठीक है, ये मैंने डायग्राम के हेल्प से भी आपको समझा दिया। 2 बार बच्चों, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2 या 3 बार अगर डायग्राम आप प्रैक्टिस करिएगा तो कोई भी डायग्राम एटलीस्ट 100% नहीं तो 80 to 90% आपके दिमाग में तो अच्छे से बैठ जाएगा। ये इतना तो मैं गारंटी लेती हूँ। और जूलॉजी में तो आप चाहें तो पूरे आंसर को, चाहे वो लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, पूरे आंसर्स को आप डायग्राम के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, इसलिए थोड़ा स्मार्टली अपने आंसर को एक्सप्लेन करिए। तो ये हो गया आपको पॉजिटिव रेगुलेटर्स। ठीक है, अब आ जाइए निगेटिव रेगुलेटर्स पे। इसमें भी थोड़ा सा मैं P53 और रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। P53 क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। मॉलिकुलर वेट इसका 53 डाल्टन है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? P53 कहते हैं। ऑल्सो नोन एज गार्जियन ऑफ द जीनोम, हेल्प्स इन सेल साइकिल प्रोग्रेशन एंड एपोप्टोसिस। ये हेल्प करता है सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में। और एपोप्टोसिस क्या होता है? अगर DNA डैमेज है तो पहले उसको ठीक करने का काम करता है, तब उसको प्रोग्रेस करने देता है, सेल को आगे बढ़ने देता है। और अगर वो DNA डैमेज किसी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हो चुका है, वो नहीं ठीक हो सकता है, तब क्या करता है? उसको एपोप्टोसिस के लिए भेज देता है। मीन्स अब तुम चले जाओ, तुम्हारा समय नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो जब ये नॉर्मल P53 कब रहता है? नॉर्मल P53 स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के फॉर्मेशन को स्टॉप रखता है। P53 कम होता है किसमें? नॉर्मल सेल में। लेकिन जब डिफेक्टिव P53 हो जाए तो लेड टू एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, जो कि कैंसर काउज कर देता है। ठीक है, तो ये मैंने देखिए DNA डैमेज है, ये आपका यहाँ DNA डैमेज हो चुका है, ये DNA है, ये डैमेज हो चुका है, तो यहाँ पर P53 इंक्रीज़ कर जाता है। ये क्या करता है? ब्लॉक द ट्रांजिशन फ्रॉम G1 to S, दैट इज़ वर्क्स ऑन G1 S चेक पॉइंट। यहीं पर ब्लॉक कर देता है ट्रांजिशन को, जाने आगे बढ़ने ही नहीं देता है। ठीक है, ये काम है किसका? P53 का। अब आ जाइए रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? RB फॉर रेटिनोब्लास्टोमा, RB स्टैंड्स फॉर रेटिनोब्लास्टोमा। ये फर्स्ट ट्यूमर जीन इन ह्यूमन जेनेटिक्स, जो सबसे पहला ट्यूमर का जब इंफॉर्मेशन पता चला था तो ये सबसे पहला कैंसर था। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ एक्सेसिव सेल साइकिल प्रोग्रेशन, ये प्रिवेंट करता है एक्सेसिव सेल साइकिल प्रोग्रेशन को। इट्स नॉर्मल एक्टिविटी स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, इसका नॉर्मल एक्टिविटी स्टॉप करता है किसको? ट्यूमर के फॉर्मेशन को, कैंसर नहीं होने देता है। व्हेन द सेल इज़ रेडी टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी हो जाता है तब ये रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? फॉस्फोराइलेटेड होता है, फॉस्फेट ऐड हो जाता है एंड बिकम्स इनएक्टिवेटेड। और जब फॉस्फेट ऐड होता है, ये देखिए फॉस्फेट ऐड होता है, तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जबकि P53 में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। इसमें जब ये फॉस्फोराइलेटेड होता है तब ये एक्टिवेटेड होता है, और जब रेटिनोब्लास्टोमा फॉस्फोराइलेटेड होता है तो इनएक्टिवेटेड होता है। इसका एक बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है, जो कि आपको अभी इसमें सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो उतना डेप्थ नहीं जाना है। वैसे भी मैं आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ तक लेके जा रही हूँ, क्योंकि इतना में अगर इसका 60% भी आपको याद रह जाता है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा इज रेगुलेटेड बाय E2F फैक्टर, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। 2 तरह का रेटिनोब्लास्टोमा होता है, एक होता है आपका स्पोरेडिक और दूसरा है हेरिडिटरी।
स्पोरेडिक में आई ट्यूमर डेवलप्स स्पॉन्टेनियसली, आई ट्यूमर स्पॉन्टेनियसली डेवलप करता है, अपने आप डेवलप करता है। और हेरिडिटरी नाम से ही है कि इनहेरिटेड आई ट्यूमर, मीन्स वो इनहेरिट होके आ रहा है पेरेंट्स से, ठीक है। तो देखिए ये आपको हो गया निगेटिव रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, ये हो गया आपको पॉजिटिव रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के अंदर आता है, इसलिए दोनों का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है दोनों को। ये हो गया सेल साइकिल चेक पॉइंट का सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम, ये हो गया सारे चेक पॉइंट्स का अलग अलग एक्सप्लेनेशन, और ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया आपको किसका, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल को। तो बच्चों अगर आपको सिर्फ रेगुलेशन पूछता है तो आप यहाँ से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हैं, लॉन्ग में ही पूछेगा, शॉर्ट में तो नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर बाय द वे आ जाता है शॉर्ट में, तो अगर आपका डायग्रामेटिक पोर्शन अच्छा है तो आप डायग्राम के हेल्प से सारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, और अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आपको मेमोराइजेबल फैक्ट याद रखते हैं पॉइंट वाइज, तो आप पॉइंट वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल कंप्लीट सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन आ गया पूरा लॉन्ग आंसर में 15 नंबर, जो भी जितने मार्क्स का होता हो, तब आप क्या करिएगा, तब आप पहले ये वाला जो ओवरव्यू मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था ये दीजिएगा सेल साइकिल का। उसके बाद हेडिंग दीजिएगा रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, उसमें दोनों दे दीजिएगा सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या होता है, रेगुलेटरी मॉलिक्यूल क्या होता है, और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल में प्रमोट कौन करता है, होल्ड कौन करता है,